क्लास 10 कॉमर्स आईसीएसई का अपने चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम क्या है? स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर। सबसे पहले अपने क्या पढ़ रहे हैं? मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। The term stakeholders has developed from the word stake, which means interest or expected benefit. तो ये जो स्टेक होल्डर वर्ड है ये कहाँ से डेवलप हुआ है? कौन से वर्ड से? स्टेक। और स्टेक का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट या फिर एक्सपेक्टेड बेनिफिट। तुम लोग को पता है अपने 9 में भी यही प्रोसेस फॉलो करते थे, अपने को साथ साथ में लर्न करते हुए चलना है। तो बोलो मेरे साथ, stakeholder word has been developed from the word stake, which means interest or expected benefit. समझ में आया? स्टेक होल्डर्स therefore mean, अब स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है वो हम लोग को यहाँ पे बता रहे हैं। स्टेक होल्डर्स therefore mean all those individuals, groups and institutions which have a stake in the functioning and performance of a commercial organization or a business enterprise। हम लोग को पता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हम लोग को पता है बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है। ऐसे लोग जो वहां पे क्या कर रहे हैं, ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं जिससे उनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? स्टेक होल्डर्स का मतलब हम वापस से एक बार रीड कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स मीन्स ऑल दोज इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस which have a stake in the functioning and performance of a commercial organization। तो ऐसे लोग जिसका क्या है? बिजनेस में इंटरेस्ट है। हम लोग स्टेक का मतलब क्या देखे? इंटरेस्ट या फिर एक्सपेक्टेड बेनिफिट। तो ऐसे लोग जिसका क्या है? बिजनेस में इंटरेस्ट है, उन लोगों को अपने क्या बोलते हैं? वो लोग स्टेक होल्डर्स हो गए। जैसे एग्जांपल अगर हम तुम लोग को दें, क्रेडिटर्स। आज हम सपोज बैंक से क्या लिए हैं? लोन लिए हैं। तो बैंक से हम पैसा लिए हैं, बैंक का क्या है? मेरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ इंटरेस्ट है, तो वो मेरा कौन हो गया? स्टेक होल्डर हो गया। आज जैसे कस्टमर लोग क्या है? मेरे से सामान ले रहे हैं, वो लोग क्या हो गया? स्टेक होल्डर हो गया। स्टेक होल्डर का मतलब ऐसे लोग जो मेरे बिजनेस से क्या है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, वो क्या हो गया? स्टेक होल्डर हो गया। गवर्नमेंट को अपने क्या देते हैं? टैक्सेस देते हैं, उन लोग का लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, वो लोग क्या हो गए? मेरे स्टेक होल्डर हो गए। सप्लायर हो गया, मेरे को रॉ मटेरियल देता है, वो क्या हो गया? मेरा स्टेक होल्डर हो गया। तो ऐसे लोग जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो डायरेक्टली रिलेटेड हो चाहे वो इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर मतलब वो लोग जिसका मेरे बिजनेस में क्या है? स्टेक है। स्टेक मतलब इंटरेस्ट है। समझ में आया? तो देखो पहला लाइन में अपने को बोला है स्टेक होल्डर वर्ड कहां से डेवलप हुआ है? फ्रॉम द वर्ड स्टेक। स्टेक का मतलब इंटरेस्ट या फिर एक्सपेक्टेड बेनिफिट। Stakeholder मतलब, stakeholder means all those individuals, groups and institutions which have a stake in the functioning and performance of a commercial organization or a business enterprise। commercial organization या business enterprise बात तो एक ही है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बोलो चाहे बिजनेस एंटरप्राइज बोलो चाहे बिजनेस एंटिटी बोलो, बिजनेस हाउस बोलो, ये सारी चीज एक है। तो इनके फंक्शनिंग या परफॉर्मेंस में ऐसे जिन भी लोगों का इंटरेस्ट है, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको क्या बोलेंगे? अपने स्टेक होल्डर्स। एक बार यहां से वापस बोलो, स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या? स्टेक होल्डर्स मीन्स ऑल दोज इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस which have a stake in the functioning and performance of a commercial organization or a business enterprise। Very good। A person is said to be a stakeholder। एक आदमी को अपने स्टेक होल्डर कब बोलेंगे? when that person has interest in the organization। अगर अच्छे लैंग्वेज में बोले तो मतलब क्या हो गया? when that person has stake in the organization। तो अगर एक पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, स्टेक है, तभी अपने उसको क्या बोलेंगे? वो क्या हो गया? मेरा बिजनेस का स्टेक होल्डर हो गए। सबसे बड़ा नाम स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है, मतलब सब में नहीं, सबसे बड़ा वैसा कुछ नहीं है। सब में स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है। The decisions and actions of the organizations influence the stakeholders directly or indirectly। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या डिसीजन ले रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्शन ले रहा है, वो स्टेक होल्डर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि समझो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज लोग से काम करवा ले रहे हैं। मेरे को क्या है? मेरे को उसको एक महीना के हिसाब से 10,000 रुपए देना चाहिए था, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? 7,000 रुपए दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है वहां पे?
₹3000 का लॉस हो जा रहा है उसको, है ना। तो वही है। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन का एक्शंस या डिसीजन स्टेक होल्डर्स को बहुत ज्यादा क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। आज हम लोग समझो क्रेडिटर से वो ले लिए, लोन ले लिए, या हम लोग सप्लायर से रॉ मटेरियल ले लिए। हम लोग का काम क्या है, अपना ड्यूज को क्लियरली पेमेंट करना। अगर हम लोग सप्लायर से रॉ मटेरियल लिए तो उसको टाइमली पेमेंट करना, है ना। आज अगर हम लोग उसको टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो सोचो उसको नुकसान हो जाएगा। आज अगर हम लोग उसको टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या वो दोबारा मेरे को रॉ मटेरियल देगा कभी जिंदगी में? क्या हम लोग का हेल्दी रिलेशनशिप क्या क्रिएट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या डिसीजन ले रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्शन ले रहा है, वो क्या है, वो स्टेक होल्डर्स को इन्फ्लुएंस करता है, वो स्टेक होल्डर्स की लाइफ में अफेक्ट लाता है, या तो डायरेक्टली अफेक्ट लाता है या तो इनडायरेक्टली अफेक्ट लाता है। समझ में आया? यहां तक मार्क करो। क्लियर? तो चलो एक बार वापस से हम लोग रिवाइज करें, क्या पढ़े। द टर्म स्टेक होल्डर हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेक विच मीन्स इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट। अब स्टेक होल्डर का मतलब, स्टेक होल्डर्स मीन्स ऑल दोज इंडिविजुअल्स in groups and institutions which have a stake in the functioning and performance of a commercial organization or a business enterprise. एक पर्सन को स्टेक होल्डर कब बोलेंगे? व्हेन दैट पर्सन हैज इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। The decisions and actions of the organization influence the stakeholders directly or indirectly. इतना क्लियर हुआ? तो तुम लोग को यहाँ पे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि स्टेक होल्डर वर्ड कहाँ से डराइव हुआ है, या स्टेक का मतलब क्या है। और दूसरा चीज तुम लोग को क्या पूछ लेगा, स्टेक होल्डर का डेफिनेशन क्या है। हाँ है, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा तुम लोग लिखेगा तो बेटर होगा। अब 10 में आ गया है, ठीक है। चलो हम लोग सेकंड पैरा पढ़ेंगे। यहाँ पे जो दिया है वो अपने को पढ़ने का जरूरत उतना नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, स्टेक होल्डर्स कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कर रहा है, पैसा के लिए काम कर रहा है ना, बिजनेस बेसिकली। तो स्टेक होल्डर्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब प्लस अच्छा, नेगेटिव मतलब खराब। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द पॉजिटिव साइड। तो पहले हम लोग नेगेटिव साइड नहीं देख रहे हैं, पहले हम लोग कौन सा साइड देख रहे हैं, पॉजिटिव मतलब अच्छा साइड देख रहे हैं। तो ऑन द पॉजिटिव साइड, स्टेक होल्डर्स प्रोवाइड द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू बिजनेस। तो स्टेक होल्डर्स अपने को क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी रिसोर्सेज सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेबर, लेबर क्या हो गया, एम्प्लॉय क्या हो गया, बाहर का, है ना। तो एम्प्लॉय क्या है मेरा, स्टेक होल्डर हो गया। वो मेरे को क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो वही चीज है। आज उनके बगैर क्या अपने काम कर पाएंगे, उनके बगैर अपने काम नहीं कर पाएंगे। अब बिजनेस एंटरप्राइज गेट्स फाइनेंस, लेबर, रॉ मटेरियल्स, मशीनरी फ्रॉम इट स्टेक होल्डर। आज अपने रॉ मटेरियल वगैरह बाहर से खरीदते हैं ना, सप्लायर से खरीदते हैं। मशीन भी क्या करते हैं, अपने बाहर से लेके आते हैं। तो अगर इन लोग ही नहीं रहेगा तो मेरा बिजनेस तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो एक बिजनेस एंटरप्राइज को उसका रिसोर्सेज किससे मिलता है, उसका स्टेक होल्डर से मिलता है। It sells and distributes its products and services through them. हम लोग लोगों के थ्रू क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट बिकवाते हैं, है ना। In times of distress, distress का मतलब क्या होता है, bad situation. In times of distress, stakeholders, example banks and government, may provide the necessary support. आज समझो अगर मेरे को पैसा, खराब सिचुएशन चल रहा है, मेरा रिलेटिव मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, मेरे फ्रेंड्स मेरे को हेल्प नहीं कर रहे, तो मेरे को किसके पास जाना पड़ेगा, बैंक के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो बैंक क्या हो गया, स्टेक होल्डर हो गया, वो मेरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम लोग नेगेटिव साइड देखें, अच्छा गवर्नमेंट क्या करता है, ग्रांट्स दे देता है, टैक्स कम कर देता है ना। तो गवर्नमेंट भी अपने को सपोर्ट करता है ना। तो गवर्नमेंट भी क्या है, अपना स्टेक होल्डर है। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड क्या है, on the negative side, stakeholders may block or interrupt the functioning of an enterprise when their expectations are disregarded. हम तुम लोग को बोले मेरा एम्प्लॉय भी मेरा स्टेक होल्डर है। आज अगर समझो हम लोग एम्प्लॉय को खटा तो लिए, हम तुम लोग को क्या बोले, सपोज अगर मेरे को 1 लाख रुपीज उसको देना है, ठीक है, वेजेस के हिसाब से मेरे को 1 लाख रुपीज अगर उसको देना है, हम उसको दे रहे 70,000, क्या वो बंदा खुश होगा, क्या वो मेरे लिए काम करेगा,
वो मेरा प्रोडक्शन रोक देगा, वो स्ट्राइक कर देगा या कुछ भी कर देगा ऐसा जिससे मेरा काम ना चल सके, है ना। तो मेरे को क्या करना चाहिए, अपने स्टेक होल्डर्स लोग को खुश रखना चाहिए। अगर आज हम बैंक से लोन लिए हैं तो मेरे को टाइमली इंटरेस्ट के साथ क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट का भी पेमेंट करना चाहिए, वरना वो अगले बार से क्या करेगा, मेरे को कभी पैसा नहीं देगा। अगर हम सप्लायर से रॉ मटेरियल लिए हैं उधार में, तो मेरे को क्या करना है, उसको टाइमली पेमेंट करना है, नहीं तो वो अगली बार मेरे को क्या करेगा, रॉ मटेरियल नहीं देगा। तो अगर हम लोग इन लोगों से पंगा लेंगे ना, तो इन लोग क्या है, मेरा बिजनेस को ब्लॉक कर सकता है, मेरा काम को ब्लॉक कर सकता है, मेरे को आगे बढ़ने नहीं देगा, मेरा काम को रोक देगा। Therefore, stakeholders play a vital role in determining the success or failure of a business enterprise. तो stakeholders बहुत ही important role play करता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा important role play करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि भाई मेरा बिजनेस एंटरप्राइज या तो सक्सेसफुल हो जाएगा, या अगर हम लोग उन लोगों से खराब करेंगे तो वो लोग भी क्या करेगा, मेरे साथ खराब करेगा और मेरा बिजनेस चल नहीं पाएगा। क्लियर यहां तक? हाँ, फिर क्या लिखा है, a commercial organization cannot survive and grow for long without taking care of the interest, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, stake of its stakeholders। तो अगर आज हम लोग, मेरे लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, आज अगर हम लोग उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या वो लोग मेरे बारे में सोचेंगे, नहीं, वो लोग मेरे बारे में नहीं सोचेंगे, और वो लोग मेरे बारे में नहीं सोचेंगे तो ना हम ग्रो कर पाएंगे, ना हम सर्वाइव कर पाएंगे, मेरे को अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। हम जब लॉन्ग टर्म में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो मेरे को तो मेरा बिजनेस बंद करना पड़ेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, अपने स्टेक होल्डर्स को खुश रखो, उनको उनका इंटरेस्ट का ध्यान रखो। यहां तक मार्क करो, क्योंकि तुम लोग को इनडायरेक्टली पूछ सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है उन लोग का कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, डिस्कस करो। तो क्या है, तुम लोग को ये पैरा लिखना पड़ेगा। समझ में आया इतना? तो एक बार वापस यहाँ से लेके स्टेक होल्डर्स तक मार्क कर लो, बस जितना जैसे जो मार्क कर रहे हैं उतना तुम लोग को मार्क करना है, उतना पढ़ना है, उससे ज्यादा तुम लोग को कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मीनिंग में तुम लोग को ये वाला पैरा लिखना है, फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है तुम लोग को मीनिंग में, ठीक है। तो बोलो मेरे साथ एक बार वापस, द टर्म स्टेक होल्डर्स हैज डेवलप्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेक which means interest or expected benefit. Stakeholders का मतलब, stakeholders means all those तीन चीज, individuals, groups and institutions which have a stake in the functioning and performance of a commercial organization or a business enterprise. Clear? और stakeholders का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, किसके ऊपर, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। क्लियर इतना? अच्छा, 1.2 तुम लोग को नहीं पढ़ना है, 1.3 तुम लोग को नहीं पढ़ना है, ये सब तुम लोग के सिलेबस के बाहर है। अपने पूरा 10 में स्कोप के हिसाब से चलेंगे, आईसीएसई जो बताया है ऑफिशियल अपने वेबसाइट में, उसके हिसाब से अपने चलेंगे। सीधा 1.4 में आओ, सीधा 1.4 में आओ। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। क्या बोल रहा है देखो, स्टेक होल्डर्स में ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज एज फॉलोज। तो स्टेक होल्डर्स को क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, स्टेक होल्डर्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया है। पहला कैटेगरी क्या है, इंटरनल स्टेक होल्डर, दूसरा कैटेगरी क्या है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो मेरे साथ बोलो, स्टेक होल्डर्स में ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज। नेम द 2 कैटेगरीज, इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स क्या होता है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, अभी हम लोग पूरा गो थ्रू करेंगे। चलो अपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरनल स्टेक होल्डर्स में, stakeholders who are involved in the business firm from within the organization are known as internal stakeholders। तो ऐसे लोग जो मेरे बिजनेस फर्म में इन्वॉल्व है, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल स्टेक होल्डर्स। वापस से रीड करते हैं, देखो और क्लैरिटी आएगा। स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस फर्म फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे स्टेक होल्डर जो मेरे बिजनेस फर्म के संग इन्वॉल्व है लेकिन जो ऑलरेडी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है,
उनको क्या बोलेंगे अपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स। डेफिनेशन को याद करो, साथ साथ में देख के बोलो बट बोलो। स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस फर्म फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज इंटरनल स्टेक होल्डर्स। नैतिक क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब देखो कौन कौन है। दे कंसिस्ट ऑफ ओनर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स के अंदर कौन कौन आ गया? ओनर्स या फिर शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। वापिस से बोलो, इंटरनल स्टेक होल्डर के अंदर तीन जन कौन हो गया? ओनर्स या फिर शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल स्टेक होल्डर अगर तुम लोग को पूछेगा तो तुम लोग को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बताना है। पहले तो इंटरनल स्टेक होल्डर का डेफिनेशन क्या होता है और इंटरनल स्टेक होल्डर के अंदर कौन कौन आ रहा है, दे कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ये भी चीज तुम लोग को लिखना है। क्लियर? एक बार वापस से, stakeholders who are involved in the business firm from within the organization are known as internal stakeholders and they consist of owners, shareholders, employers and employees of the organization. चलो बढ़िया। ओनर भी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाला हो गया। एम्प्लॉयर जो तुमको काम दे रहा है, एम्प्लॉय मतलब जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। ये सारे वो लोग हो गए जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही है। हाँ, बेसिकली तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले लोग हो गए तुम्हारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पे तीनों के बारे में बताया है, अपने देख लेते हैं तीनों के बारे में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला शेयर होल्डर, सबसे पहला क्या है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स एज ओनर्स। शेयर होल्डर कौन होता है? जो मेरे बिजनेस में पैसा लगा रहे, मेरे कंपनी में पैसा लगा रखा है ना, तो वही चीज है, उन्हीं लोगों को ओनर्स बोला जाता है। तो शेयर होल्डर्स एज ओनर्स सप्लाई कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा। ये अपने जब कर रहे थे अकाउंट्स वाला पार्ट क्लास टाइम में अपने बहुत अच्छे से देखे हैं जर्नल लेजर वगैरह में। तो शेयर होल्डर्स एज ओनर्स सप्लाई कैपिटल एंड हैव एन इंपॉर्टेंट स्टेक इन द कंपनी। प्रणव, स्टेक मतलब क्या है? इंटरेस्ट। हाँ, तो शेयर होल्डर्स क्या करता है? कैपिटल सप्लाई करता है और इन लोग का इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट होता है, इंपॉर्टेंट स्टेक होता है कंपनी में। दे अज्यूम द रिस्क ऑफ बिजनेस। इन लोग पैसा लगा रहे हैं, इन लोग रिस्क को बेयर कर रहे हैं ना। दे अज्यूम द रिस्क ऑफ बिजनेस एंड पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इन लोग क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं। आज अगर हम लोग का कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा तो हम लोग क्या है, इनको डिविडेंड्स देंगे, है ना, प्रॉफिट्स देंगे। तो वही है, इन लोग रिस्क भी अज्यूम कर रहे हैं और हमारे प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। हाँ, चलो ये समझ में आया। तो यहाँ पे तीन चीज तुम लोग का क्या निकला? शेयर होल्डर्स क्या करता है? सबसे पहला चीज तोड़ तोड़ के अपने को पढ़ना है, सप्लाई कैपिटल, दे सप्लाई कैपिटल। दूसरा क्या करता है? ये रिस्क को अज्यूम करता है। तीसरा चीज क्या करता है? ये प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। प्रॉफिट्स और ओवरऑल मैनेजमेंट में क्या करते हैं इन लोग? पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। बिजनेस को ओनर्स लोग क्या करते हैं? मैनेज भी तो करते हैं ना, मैनेजमेंट भी संभाल रहे हैं। हाँ, बेसिकली तुम बोल सकते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह लोग रहते हैं, लोग क्या करते हैं? बिजनेस को मैनेज भी तो करते हैं ना। आज रिलायंस का बहुत सारा शेयर होल्डर है, लेकिन सारे के सारे लोग नहीं जा रहे हैं मैनेज करने के लिए। लेकिन शेयर होल्डर्स के बीच में से क्या है, कुछ लोगों को इलेक्ट कर लिया जाता है, तो सारे शेयर होल्डर्स के बिहाफ में वो लोग क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, राइट। तो वही चीज है। तो बोलो मेरे साथ, शेयर होल्डर्स एज ओनर्स सप्लाई कैपिटल, और उन लोग का क्या रहता है? इंपॉर्टेंट स्टेक रहता है। वो लोग क्या अज्यूम करते हैं? दे अज्यूम द रिस्क ऑफ बिजनेस एंड दे पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्लियर हुआ ये पार्ट? चलो बढ़िया। अब दूसरा, दूसरा अपने क्या पढ़ेंगे? एम्प्लॉयर्स। अब अपने देखेंगे एम्प्लॉयर्स क्या होता है। तुम लोग को पूछ सकता है डेफिनेशन में कि शेयर होल्डर्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर्स, या डिफाइन द टर्म शेयर होल्डर्स, डिफाइन द टर्म एम्प्लॉयर्स। ये सब तुम लोग को शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या है पूछ लेगा, या एमसीक्यू में भी तुम लोग को घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो अपने को अच्छे से अंदर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एम्प्लॉयर्स में क्या लिखा हुआ है देखो, एन एम्प्लॉयर इज एन इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉयर तो देखो कोई एक सिंगल आदमी भी हो सकता है या बहुत सारे लोग मिलके भी क्या है, एम्प्लॉयर कहलाया जा सकता है। तो एन एम्प्लॉयर इज एन इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर्स व्हाट,
that offers employment opportunities to individuals, usually in exchange for labor, services or skills. तो एम्प्लॉयर बेसिकली क्या हुआ, आज समझो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना कोई बिजनेस खोल लिए, अब मेरे को क्या चाहिए, लोग चाहिए, तो हम क्या करें, एम्प्लॉयमेंट ऑफर करें कि भाई आप आके मेरे लिए काम करो। तो जो जो आ रहा है, जो सामने वाला बंदा आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो मेरे लिए काम करेगा, वो मेरा लेबर है, उसके बदले हम उसको क्या देंगे, पैसा देंगे, है ना। तो हम उसको एम्प्लॉयमेंट ऑफर किए हैं, मेरे को हम क्या हो गए, हम हो गए एम्प्लॉयर, और जो मेरे लिए काम कर रहा है वो क्या हो गया, एम्प्लॉय। तो बोलो मेरे साथ, एन एम्प्लॉयर इज एन इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इंडिविजुअल्स इन एक्सचेंज फॉर लेबर, सर्विसेज, स्किल्स एक्सेट्रा। वो जो भी मेरे लिए काम कर रहा है, वो जो भी मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, हम जिसके लिए भी उसको हायर किए हैं, हम क्या हो गए, उसको हम उसको एम्प्लॉयमेंट दिए, वो मेरा क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गया, हम उसके क्या हो गए, एम्प्लॉयर हो गए। हाँ, वो मेरे लिए सर्विस दे रहा है, समझो वो कुछ भी सर्विस दे रहा है, मेरे को एडवाइस दे रहा है, हम एक एडवाइसरी कंसल्टेंट को रखे हैं, ठीक है, हायर किए हैं, वो मेरे को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, लेकिन हम उसको एम्प्लॉयमेंट दिए है ना, तो हम क्या हो गए, एम्प्लॉयर हो गए, ठीक है। हम चाहे किसी भी आदमी को रखे, वो मेरे को कुछ भी दे रहा हो, हम उसको एम्प्लॉय किए हैं, आई एम द एम्प्लॉयर, ठीक है। और लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सारा चीज अपने को पढ़ने का एज इट इज जरूरत नहीं है। तो बोलो, एन एम्प्लॉयर इज एन इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इंडिविजुअल्स इन एक्सचेंज फॉर लेबर, सर्विसेज एक्सेट्रा, ठीक है। एज एन एम्प्लॉयर दे हायर एंड एंगेज एम्प्लॉइज, हो गए यहाँ पे, एज एन एम्प्लॉयर दे हायर एंड एंगेज एम्प्लॉइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और रोल्स विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। आज हम किसी अगर समझो आदमी को रख रहे हैं, तो वो बंदा अपने मन मर्जी के हिसाब से काम करेगा कि हम जो उसको टास्क देंगे, हम जो उसको रोल देंगे, उसको वो काम करना है। ऑब्वियसली एम्प्लॉयर जो उसको टास्क दे रहा है, उसको वही परफॉर्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वही लिखा है। तो ये हो गया मेरा एम्प्लॉयर्स वाला पार्ट। तो अपने देख लिए शेयर होल्डर्स क्या होता है, अपने देख लिए एम्प्लॉयर्स क्या होता है, अब अपने क्या देखेंगे, एम्प्लॉइज। तो मेरे लिए बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो क्या हो गया, आज हम किसी स्टाफ को रखे तो वो क्या हो गया, मेरा एम्प्लॉय हो गया, क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉइज बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स, मैनेजर को भी क्या है, अपने हायर करते हैं ना, तो मैनेजर भी क्या हो गया, मेरा एम्प्लॉय हो गया। Employees, both managers and workers, provide the mental and physical efforts required for the successful working of an enterprise. एक enterprise successful हो जाए, एकदम अपने करियर में अपना ऑब्जेक्टिव्स को सारा अचीव कर ले, उसके लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए। और लोगों का क्या खाली लोगों के आने से नहीं होगा, उन लोगों का एफर्ट्स चाहिए, मेंटल एफर्ट्स भी चाहिए, फिजिकल एफर्ट्स भी चाहिए, तभी क्या है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएगा, जगह जगह एक्सपैंड कर पाएगा। Their stake is also very crucial for the regular and smooth functioning of an enterprise. ताकि मेरा enterprise smoothly काम कर पाए, regularly काम कर पाए, तो उन लोग का interest बहुत ज्यादा important role play करता है, that is very crucial. In case the firm does not succeed, अगर समझो मेरा firm successful नहीं हो पा रहा है, मेरा firm fail हो गया, तो क्या है, जो लोग मिल रहे हैं, जो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी जॉब चला जाएगा, क्योंकि आज अगर मेरा फर्म सक्सेसफुल ही नहीं हो पा रहा है, तो हम उन लोगों को पैसा ही नहीं दे पाएंगे, मेरे पास ही पैसा नहीं आ पा रहा है, तो हम अपने एम्प्लॉइज लोगों को कैसे सैलरी देंगे, राइट। हाँ, एग्जैक्टली, इसलिए वो लोग डेडिकेटेड मैनर में काम करते हैं, क्योंकि अगर मेरा तरक्की होगा, मेरा बिजनेस का तरक्की होगा, तो उन लोगों का भी तरक्की होगा, राइट। तो इन केस द फर्म डज नॉट सक्सीड, दे लूज देयर जॉब्स। इफ द फर्म मेक्स वेरी लिटिल प्रॉफिट्स, दे गेट लो सैलरीज एंड वेजेस। तो अगर मेरा फर्म कम प्रॉफिट कमाएगा, तो उन लोगों को सैलरी भी कम मिलेगा, अगर मेरा फर्म तरक्की करेगा, तो उन लोगों का सैलरी भी बढ़ेगा, राइट। तो ये तीन चीज था। तो एम्प्लॉइज का हम लोग रिवाइज करते हैं, क्या है, एम्प्लॉइज के अंदर क्या आ रहा है, दो चीज, मैनेजर्स एंड वर्कर्स। इन लोगों को क्या प्रोवाइड करना है, मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट, क्यों, फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। तो वापिस से बोलो, एम्प्लॉइज बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स required for successful working of the enterprise. वेरी गुड। तो हम लोग क्या देखें, स्टेक होल्डर्स को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या है, इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड
एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स का डेफिनेशन क्या था? स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस फर्म फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज इंटरनल स्टेक होल्डर्स। दे कंसिस्ट ऑफ owners, shareholders, employers and employees of the organization। फिर हम लोग इसका डेफिनेशन देखें, एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं? सप्लाई, दे सप्लाई कैपिटल, दे अज्यूम द रिस्क ऑफ बिजनेस and they participate in the profits and overall management of the company। Employer is an individual, company or organization that offers employment opportunities to individuals in exchange for labor, services, etc. Employees, both managers and workers, provide the mental and physical efforts required for the successful working of the enterprise। क्लियर हुआ इतना? श्योर? चलो, हाँ, क्रूशियल लिखा है यहाँ पे। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट। तो अपने पहला वाला देख लिए, इंटरनल स्टेक होल्डर्स। अब अपने दूसरा देखेंगे, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग को एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में क्या बोल रहे हैं। स्टेक होल्डर्स हु आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बिजनेस एंटरप्राइज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो ऐसे लोग जो मेरे बिजनेस एंटरप्राइज में कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं लेकिन वो मेरे बिजनेस के बाहर है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब देखो इसके अंदर कौन कौन आ गया। They consist of creditors, suppliers, government, media, dealers, है ना? तो ये सारे लोग मेरे बिजनेस के बाहर है, तो ये लोग कौन हो गए? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो गए। तो स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व, stakeholders who are contributing to the business enterprise from outside the organization are known as external stakeholders। तो यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गया? फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे को एक बार वापस से बोलो ये डेफिनेशन। Stakeholders who are contributing to the business enterprise from outside the organization are known as external stakeholders। They consist of creditors, suppliers, government, etc., local community, etc। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दिया हुआ है, वो डेफिनेशंस हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। सप्लायर बेसिकली कौन हो गया? जो अपने को रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करता है ना? या तो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है या तो फिनिश गुड्स प्रोवाइड करता है, राइट? आज अगर हम किसी से ये बॉटल लेके आ रहे हैं तो वो क्या हो गया? मेरा सप्लायर हो गया, राइट? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। सप्लायर इज एन इंडिविजुअल, कंपनी और एंटिटी दैट प्रोवाइड्स गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अनदर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो जो हम लोग को गुड्स वगैरह दे रहा है या प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहा है, गुड्स या प्रोडक्ट्स बात एक ही है, जो अपने को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है वो क्या हो गया? मेरा सप्लायर हो गया। हाँ, सप्लायर्स में ऑफर रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स और वेरियस सर्विसेज नेसेसरी फॉर बायर्स ऑपरेशन, है ना? आज अगर समझो हम भी कुछ बनाते हैं, आज जैसे समझो हम ये बॉटल बनाते हैं, तो मेरे ऑपरेशन के लिए मेरे को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए। तो वो जो मेरे को रॉ मटेरियल दे रहा है, वो जो मेरे को प्लास्टिक प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन हो गया? सप्लायर हो गया, क्योंकि वो मेरे को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है ना? हाँ, तो सप्लायर्स में ऑफर रॉ मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स और वेरियस सर्विसेज नेसेसरी फॉर द बायर्स ऑपरेशंस और रीसेल टू देयर ओन कस्टमर्स। आज समझो हम दो चीज हो सकता है, या तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या तो मेरा काम है रीसेल का। आज जैसे समझो हम बॉटल बनाते नहीं है, हम क्या कि एक जगह से बॉटल खरीदे और उसको दूसरी जगह दे दिए, तो वो तो हो गया रीसेल, कि हम एक जगह से खरीदे वापस से उसको रीसेल कर दिए। और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब मेरा पूरा काम ही है बॉटल को बनाना, तो उसके लिए हम रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, मेरे को मशीनरी वगैरह चाहिए, मेरे को लेबर वगैरह चाहिए, हम पूरा प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स बनाएंगे, फिर हम उसको बेचेंगे। हाँ, समझ में आया? हाँ, हाँ, वो डीलर्स हो गया, वो एजेंट हो गया। सप्लायर मतलब जो अपने को गुड्स दे रहा है या सर्विसेज कुछ दे रहे हैं, ठीक है? चलो, अच्छा, establishing reliable supplier relationships is essential
for maintaining a smooth and efficient flow of goods and services within a business. आज मेरे को मेरे सप्लायर के संग अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए कि झगड़ा कर लेना चाहिए उससे? अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर लेना चाहिए। अगर मेरे को उसके संग लॉन्ग टर्म काम करना है तो मेरे और उसके बीच का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और हेल्दी कैसे हो पाएगा? आज समझो मुझसे मेरे को बॉटल बनाना है तो मेरे को मेरा रॉ मटेरियल क्या हो गया? प्लास्टिक। हम उससे बहुत सारा प्लास्टिक लिए क्योंकि मेरे को उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। तो आज अगर समझो हम उससे उधार में लिए, हम उसको बोले हम आपको 3 महीना में पैसा दे देंगे, तो आई हैव टू मेक श्योर कि हम उसको 3 महीना में पैसा दे रहे हैं। 3 महीना बोल के अगर हम उसको 1 साल बाद पैसा देंगे तो हम लोग का अच्छा रिलेशनशिप कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, है ना? सप्लायर के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ ना वो चीज कि उसको तो बेचना है, वो चीज नहीं बेचना है, पर उसको भी तो पैसा चाहिए ना। वो अपने को ऑलरेडी क्रेडिट पीरियड दे रहा है 3 महीने का, लेकिन उससे ज्यादा कैसे दे दे? है ना, सबका घर होता है, सबको पैसा कमाना है। वो मेरे को ऑलरेडी 3 महीना बहुत ज्यादा दे दिया, उससे तो मेरे को हम लोग का एक वो भी तो है ना कि भाई एक भरोसे का भी बात है कि भाई अगर आप उसको प्रॉमिस की हो कि आपको 3 महीना में पैसा देना तो आप उसको 3 महीना में पैसा दे दो, उसको ज्यादा टाइम के लिए लटकाओ मत। तो मेरे को बोलो एक बार, सप्लायर क्या है? सप्लायर का डेफिनेशन क्या हो गया? A supplier is an individual, company or entity that provides goods or services to another business or organization. सप्लायर क्या क्या ऑफर करता है? रॉ मटेरियल ऑफर करता है, फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, विच इज नेसेसरी फॉर द बायर्स ऑपरेशन और रीसेल टू देयर ओन कस्टमर्स। सप्लायर क्लियर हुआ? अब क्रेडिटर, क्रेडिटर में क्या बोल रहा है देखो। हाँ, a creditor is an individual, institution or entity to whom money, goods or services are owed by another person or business. तो क्रेडिटर कौन हो गया? आज जैसे हम एक बिजनेस है, हम क्या किए? हम बैंक से लोन लिए हैं क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए, तो बैंक क्या हो गया? मेरा क्रेडिटर हो गया, है ना? आज हम किसी से भी कुछ भी उधार में लिए हैं, ठीक है ना? हम कुछ भी उधार में लिए तो वो बंदा क्या हो गया? मेरे को उसको देना है, तो वो क्या हो गया? मेरा क्रेडिटर हो गया, ठीक है ना? चाहे मुझसे सामान ही क्यों ना उधार में लिए हो, वो क्या हो गया? मेरा क्रेडिटर हो गया, बिकॉज मेरे को उसको पैसा देना है। When someone borrows money or buys goods on credit, हम लोग क्या किए हैं? या तो पैसा लिए हैं या तो हम लोग उससे गुड्स उधार में लिए हैं। They become a debtor and the entity providing the money or goods becomes the creditor. तो यहाँ पे मतलब देखो क्या है? डेटर या क्रेडिटर का मतलब क्या है? हम तुम लोग को बता दे रहे हैं। हम बिजनेस है, हम किसी को सामान उधार में दिए हैं, ठीक है ना? हम तुम लोग को सामान उधार में दे दिए, तुम लोग मेरे को बाद में पैसा दोगे, तो मेरे को तो पैसा मिलेगा ना। अपने को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, मेरे को पैसा मिलेगा, तो मेरे लिए तुम लोग क्या हो गया? तुम लोग मेरा डेटर हो गया, ठीक है ना? और क्रेडिटर, मेरा क्रेडिटर कौन हुआ? मेरे को, हम सपोज बैंक से पैसा लिए, हम सपोज बैंक से पैसा लिए हैं, मेरे को उसको 3-4 महीना बाद चुकाना है, तो बैंक मेरा क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। अगर बिजनेस किसी को पैसा देगा तो वो उसका क्रेडिटर है, अगर बिजनेस को पैसा मिलेगा तो तुम लोग क्या हो गया? बिजनेस का डेटर हो। अगर हम लोग आपको पैसे देंगे तो तुम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। बिजनेस को अगर पैसा मिलेगा तो सामने वाला आदमी बिजनेस का डेटर है, अगर बिजनेस किसी को पैसा देगा तो वो बिजनेस का क्रेडिटर है, ठीक है? अच्छा, creditors have a legal claim to receive the amount owed and may enforce repayment terms or take legal action if the debt is not repaid or agreed. तो creditors का ये हक है ना कि उसको टाइमली उसका पैसा मिल जाना चाहिए। अगर उसका टाइमली पैसा उसको नहीं मिल रहा है तो क्या है? वो लीगल एक्शन ले सकता है। चलो क्रेडिटर्स का मार्क करो, क्रेडिटर्स का मार्क कर लो। उसके बाद हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द पब्लिक इंटरेस्ट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या है? सब बिजनेसेस को कंट्रोल करता है, वो हेड हो गया, है ना? हम लोग को क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालता है, जो भी प्रोविजंस निकालता है, हम लोग को उसको फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को टाइमली टैक्सेस देना पड़ेगा, राइट? इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ओवरसीइंग बिजनेस एक्टिविटीज। तो ओवरसीइंग मतलब वो सारे बिजनेस किस हिसाब से एक्टिविटी कर रहे हैं वो सबको चेक कर, माने चेक करता है।
ओवरसी करता है, ध्यान रखता है टू इंश्योर कंप्लायंस विथ लॉज, रेगुलेशंस एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। वो ये ध्यान रखता है कि सारे बिजनेस लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री का जो कानून है, जो भी चीज है, वो उसको फॉलो किया जाए, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां तक मार्क करो। हाँ, उसके बाद सोसाइटी। Society refers to the broader community and the people affected by a company's operations. तो society मतलब आम लोग, जो भी लोग है ना, local community, public, general public. It encompasses customers, employees, local communities and the general public. तो society एक बहुत ही broader term है, जो भी लोग हैं वो क्या हो गए सोसाइटी के अंदर आ गए। बिजनेसेस बोले ना, ब्रॉडर टर्म है, जो भी लोग, हाँ, जो भी लोग प्रेजेंट है उसको सोसाइटी के अंदर में डाल दिया गया है। हाँ, इसलिए लिखा है देखो ब्रॉडर कम्युनिटी। Businesses have a responsibility to consider the social impact of their activities, including environmental sustainability, ethical practices and corporate social responsibility. तो बिजनेस का क्या है, सोसाइटी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस का काम सिर्फ प्रॉफिट करना नहीं है, बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी का भी ध्यान देना पड़ेगा, सोसाइटी का वेलफेयर के लिए उसको बहुत सारा एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ता है। आप क्या है, रीजनेबल प्रोडक्ट्स बनाओ, अच्छा प्रोडक्ट्स बनाओ, रीजनेबल प्राइसेस में उन लोगों को दो। इस तरीके से क्या है, आपका एक पब्लिक इमेज भी बनेगा, लोगों के सामने रेपुटेशन भी बनेगा, है ना, लोग भी आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, राइट। तो वही चीज है। Engaging positively with society can lead to enhanced reputation, customer loyalty and long term business stability. तो अगर आपको लॉन्ग टर्म अपने मार्केट में रहना है, आपको सरवाइव करना है, आपको धीरे धीरे ग्रो करना है, तो आपको क्या है, अपने सोसाइटी के साथ पॉजिटिवली इंटरैक्ट करना पड़ेगा, आपको लोगों का अच्छा चाहना पड़ेगा, लोगों के सामने आपका रेप्यूटेशन होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, राइट। आप लॉयल्टी के साथ क्या है, कस्टमर्स को सर्व करो, लॉयल कस्टमर्स क्रिएट करो। आज लॉयल कस्टमर्स कैसे क्रिएट होंगे, जब हम लोग उनके बारे में सोचेंगे। अगर बिजनेस आज अपनी सोसाइटी के बारे में सोचेगा तो सोसाइटी भी बिजनेस के बारे में सोचेगा, है ना। आज अगर हम लोग सोसाइटी के साथ खराब करेंगे तो सोसाइटी भी मेरे साथ खराब करेगा, वही चीज है। हाँ, पढ़ेंगे उसको भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का डेफिनेशन पढ़े। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का डेफिनेशन क्या था, स्टेक होल्डर्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द बिजनेस एंटरप्राइज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इसके अंदर कौन कौन आ गया, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, डीलर्स, गवर्नमेंट वगैरह। हाँ, फिर हम लोग सप्लायर का डेफिनेशन देखे, क्रेडिटर का डेफिनेशन देखे हम लोग, गवर्नमेंट का देखे कि गवर्नमेंट क्या है, क्या प्रोवाइड करता है वो अपने को, कौन है वो, सोसाइटी देखे, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस। यहाँ पे ये चीज कटा हुआ है, ये है डिफरेंस, नहीं मतलब ये वर्ड यहाँ पे कट गया तुम लोग के पीडीएफ में। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के बीच का डिफरेंस देखो। बाकी सारा कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, बाकी जो स्टेक होल्डर्स नहीं, वो सब नहीं आ रहा है तुम्हारा। हम जितना जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना उतना ही आ रहा है, हम पूरा स्कोप के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। नंबर वन क्या है, पोजीशन। नंबर वन क्या है, पोजीशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरनल स्टेक होल्डर का क्या पोजीशन है, देखो, दे ऑपरेट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स ऑलरेडी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है नैतिक। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, दे ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बैंक हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये सब मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। इंटरनल का क्या बोले थे, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, ये सब मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है, समझ में आया। चलो, फिर दूसरा रोल। रोल में क्या है, इंटरनल स्टेक होल्डर्स के अंदर क्या बोला है, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, इन लोग क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। जो भी काम वगैरह हो रहा है, जैसे मैनेजर्स क्या करता है, मैनेजमेंट करता है ना,
तो मैनेजर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है मैनेजमेंट में। और जो एक्चुअली वर्कर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, वो लोग को जो भी काम दिया गया रहता है। तो वही लिखा है इंटरनल स्टेक होल्डर्स के रोल में कि दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का तो उल्टा होगा। क्या क्रेडिटर, क्या बैंक तुम्हारा मैनेजमेंट को संभालता है? क्या वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके काम करता है? क्या उन लोग का एक्टिवली पार्टिसिपेशन है? नहीं है। तो देखो वही लिखा है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मैनेजमेंट एंड वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अपने 2 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या पढ़े, पोजीशन। दूसरा पॉइंट क्या पढ़े अपने, रोल। इतना याद रखना, अगर तुम लोग को डिस्टिंक्शन पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, तो तुम लोग सिर्फ ये 2 कॉलम अगर लिख के आ गया तो नहीं चलेगा। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो सबसे पहला पॉइंट अपने क्या पढ़े, पोजीशन। इंटरनल स्टेकहोल्डर्स का पोजीशन क्या है, दे ऑपरेट फ्रॉम इनसाइड। एक्सटर्नल का दे ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड। रोल इंटरनल स्टेकहोल्डर्स का क्या है, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल का they do not participate actively in the management and working of the organization. तीसरा, constituents. Constituents मतलब consist of. तो internal stakeholders के अंदर में क्या लिखा हुआ है, they consist of employers, that is owners and managers and employees. तो यहाँ पे तुम लोग सीधा लिख सकते हैं, they consist of owners, shareholders, employers and employees of the organization. और इसके अंदर they consist of suppliers, customers, competitors, government. Basically organization के बाहर वाले इन लोग क्या हो गए, external stakeholders हो गए। अच्छा, influence क्या लिखा है, they can directly impact the company's decisions and policies. आज अगर एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो क्या है, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है ना? तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स का क्या है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के डिसीजंस या पॉलिसीज में। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का क्या है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। दे मे हैव इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कंपनी थ्रू मार्केट फोर्सेस, पब्लिक परसेप्शन और रेगुलेटरी एक्शन। तुम लोग को इतना ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, तुम लोग आगे जाके सब चीज पढ़ेगा। यहाँ तक तुम लोग मार्क कर लो कि दे मे हैव इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कंपनी। They may have indirect influence on the company. हाँ, आज जैसे देखो, अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो ये कंपनी को क्या है, अफेक्ट तो करेगा, लेकिन ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये कंपनी को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। गवर्नमेंट अपना टैक्स रेट बढ़ा दे रहा है, ये कंपनी को अफेक्ट करेगा, लेकिन डायरेक्ट अफेक्ट नहीं डाल रहा है, ये इनडायरेक्ट अफेक्ट डाल रहा है। समझ में आया? तो हम लोग क्या पढ़े, पोजीशन, रोल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इन्फ्लुएंस। वापस से बोलो, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, पोजीशन, रोल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इन्फ्लुएंस। पोजीशन में इनसाइड, एक्सटर्नल में आउटसाइड। रोल, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट, दे डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट। कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉई, शेयर होल्डर्स, वहां पे सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। इन्फ्लुएंस इंटरनल स्टेक होल्डर्स का क्या है, दे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, और एक्सटर्नल का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। RIPC, वाह, वेरी गुड। या फिर हम लोग ये भी बना सकते हैं, सी, रुको हम यहाँ पे लिखते हैं, CRIP। देखो, रेस्ट इन पीस है ना, ये इसका क्या हो गया, अपना निमोनिक हो गया कि CRIP। क्लियर? तो CRIP का क्या हो गया, C से कॉन्स्टिट्यूएंट्स, R मतलब रोल, I इन्फ्लुएंस एंड P से पोजीशन। वेरी गुड। नहीं, जो वर्ड है एग्जैक्टली एज इट इज वही तुमको लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं तो मार्क्स भी वैसे ही मिलेगा। तो नहीं, हम लोग यहीं तक किए थे, बट अभी एक बार फटाफट शुरू का चीज रिवाइज कर लेते हैं, क्या किए थे हम लोग शुरू में, क्या देखे, मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो बोलो मेरे साथ, द टर्म स्टेक होल्डर्स हैज डेवलप्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेक विच मीन्स इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट। Stakeholders means all those individuals, groups and institutions which have a stake in the functioning and performance of a commercial organization or a business enterprise. एक पर्सन को अपने स्टेक होल्डर कब बोलेंगे, व्हेन दैट पर्सन हैज इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन।
स्टेक होल्डर्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखें कि स्टेक होल्डर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल का क्या था? स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस फर्म फ्रॉम within the organization are known as internal stakeholders. They consist of owners, shareholders, employers and employees of the organization. अंदर में तुम लोगों को 3 डेफिनेशन दिया है शेयर होल्डर्स का, एम्प्लॉयज का। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का क्या है? स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व, I mean stakeholders who are contributing to the business enterprise from outside the organization are known as external stakeholders, and they consist of creditors, suppliers, dealers, government, लोकल कम्युनिटी एक्सेट्रा। और यहाँ पे अपने को सप्लायर का, क्रेडिटर का, गवर्नमेंट का और सोसाइटी का क्या है, डेफिनेशंस दे रखा है, जो कि अपने को याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग लास्ट डे यहीं तक किए थे, आज भी हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, अपने एक्सपेक्टेशन स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट डे। चलो क्लास एंड करते हैं।